हेलो दोस्तों। मेरा नाम है सी अंकित मारफतिया। आज हम देखेंगे एमएसएमई में रजिस्ट्रेशन और क्लासिफिकेशन में क्या क्या चेंजेस आए। पहले ये बता दूं कि ये चेंजेस सब एप्लीकेबल कब से होंगे। ये जो भी कुछ चेंजेस आए पिछले 3 महीने में वो सभी चेंजेस एप्लीकेबल रहेंगे 1 जुलाई 2020 से। चलो देख लेते हैं क्या क्या चेंजेस आए। पहला जो सबसे बड़ा चेंजेस आया है ये एमएसएमई की डेफिनेशन में चेंजेस आया। ये डेफिनेशन में सबसे बड़ा चेंजेस मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि जो डेफिनेशन का जो स्कोप है ये काफी काफी मतलब बहुत हद तक बढ़ गया है। और ये दूसरी बड़ी बात, पहले क्या थी कि एमएसएमई में सर्विस एंटरप्राइज और मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइज ये इन दोनों का क्लासिफिकेशन अलग अलग क्राइटेरिया के हिसाब से होता था कि ये इन्वेस्टमेंट की अलग लिमिट मैन्युफैक्चरिंग के लिए, सर्विस इंडस्ट्री के लिए। अभी ये दोनों ये जो भेद है वो निकल गया और सबको एक ही सबको इन्वेस्टमेंट और टर्नओवर की लिमिट एक ही लिमिट अप्लाई रहेगी। देख लेते हैं कौन कौन सी है। माइक्रो के लिए 1 करोड़ 5 करोड़ इन्वेस्टमेंट और टर्नओवर। स्मॉल स्मॉल एंटरप्राइजेस के लिए 10 करोड़ और 50 करोड़। मीडियम के लिए 50 करोड़ और 250 करोड़। पहले अब देख लेते हैं कि पहले कौन सी लिमिट थी। पहले ये वाली लिमिट थी। ये है सबसे पहले वाली, मतलब ये कोरोना के पहले वाली। कोरोना के पहले इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टमेंट और मैन्युफैक्चरिंग दोनों अलग अलग हिसाब से होता था। इन्वेस्ट और पहले जो भी बाइफरकेशन होता था वो सिर्फ और सिर्फ इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया के हिसाब से ही होता था। उसमें हम टर्नओवर कंसीडर ही नहीं करते थे। मतलब मैन्युफैक्चरिंग के लिए 25 लाख, माइक्रो के लिए 5 करोड़ और फिर मीडियम के लिए 10 करोड़ और सर्विस एंटरप्राइज के लिए 10 करोड़, 10 लाख, 2 करोड़ और 5 करोड़। और ये जो है ये न्यू है पर ये लेटेस्ट नहीं है। ये कोरोना के टाइम पे गडकरी जी ने जो भी नोटिफिकेशन दिए थे उसमें एक मर्ज कर दिया कि मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस इंडस्ट्री के लिए दोनों के लिए सेम ही लिमिट रहेगी। ये 1 करोड़ 5 करोड़ ये सभी ये भी सेम है, ये भी सेम है। पर जो डिफरेंस हुआ वो ये हुआ कि ये इन्वेस्टमेंट 50 करोड़ और टर्नओवर 250 करोड़ है। पहले 20 करोड़ और 100 करोड़ था। ये 250 करोड़ मतलब ये बहुत ही बड़ी लिमिट है। चलो अभी हम आगे देख लेते हैं कि ये उसमें क्या क्या किस तरह से बाइफरकेशन होता है। ये पहला क्वेश्चन पूछता हूं मैं आपसे कि अगर किसी एंटरप्राइज का टर्नओवर 6 करोड़ हो और इन्वेस्टमेंट है वो 50 लाख है तो वो कौन सी कैटेगरी आएगी। देखते हैं हम। ये 6 करोड़ है मतलब टर्नओवर 6 करोड़ है मतलब वो 5 करोड़ से ज्यादा है तो ये माइक्रो तो नहीं आएगी, क्योंकि ये दो इन्वेस्टमेंट और टर्नओवर की दोनों लिमिटेशन जो भी अप्लाई होगी वो दोनों एक साथ होगी। कंपोजिट एप्लीकेशन, ये इंडिविजुअल एप्लीकेशन नहीं है, ये दोनों साथ में होगी। तो हमें क्या करना है कि ये 5 करोड़ से बढ़ गया है तो ये माइक्रो नहीं आएगा, उसकी नेक्स्ट हायर कैटेगरी पे देखना होगा। अच्छा ये उसमें क्या है, इन्वेस्टमेंट 10 करोड़ से कम हो और ये 50 करोड़ से कम हो तो ये मतलब ये कैटेगरी आएगी स्मॉल एंटरप्राइज वाली। और देखते हैं अगर इफ यही क्वेश्चन में कंटिन्यू करता हूं आगे कि ये अगर टर्नओवर इसमें 4 करोड़ आ जाए तो ये कौन सी कैटेगरी करेगी। ये कैटेगरी हो जाएगी फिर माइक्रो। अब देख लेते हैं। ये जो भी मैंने समझाया ये सभी का ये एक लीगल वर्डिंग में यही लिखा हुआ है कि ये जो भी कि अगर दोनों में से एक भी कंडीशन हम ब्रेक कर लेते हैं तो हमारा क्लासिफिकेशन हो जाएगा नेक्स्ट हायर कैटेगरी में। और अगर दोनों में से अगर हमें लोअर कैटेगरी में जाना हो तो हमें लोअर कैटेगरी में कोई जाना नहीं चाहेगा, पर अगर कोई जाए तो मतलब उनको देखना होगा कि ये दोनों कंडीशन उसकी फुलफिल हो जाएगी। उसका टर्नओवर भी 1 करोड़ से कम हो, टर्नओवर 5 करोड़ से कम हो और इन्वेस्टमेंट भी 1 करोड़ से कम हो। चलिए दोस्तों हम देख लेते हैं कि एमएसएमई का जो भी क्लासिफिकेशन होता है माइक्रो, स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस में, उसके लिए जो सबसे दो की इम्पोर्टेंट चीज है, एक इन्वेस्टमेंट और टर्नओवर, वो कैसे कैलकुलेट होता है। तो देख लेते हैं। अगर कोई एमएसएमई एग्जिस्टिंग एमएसएमई है तो उसके लिए ये प्रोसेस एकदम इजी है। उसका जो भी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल हुआ होगा उसमें उसने जो भी इन्वेस्टमेंट डिक्लेयर किया होगा वो सब उसमें ये कंसिडर किया जाएगा। अगर ये न्यू एमएसएमई है तो उसके लिए अगर उसने आईटीआर फाइल किया हुआ, उसने
तो उस हिसाब से देखा जाएगा। और अगर उसने आईटीआर फाइल नहीं किया होगा पिछले साल, तो उसका जो ये एक सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म जो होगा पोर्टल पे, वो उसको भरना होगा। और ये जो रिलैक्सेशन है सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म वाला, वो ये रिलैक्सेशन एप्लीकेबल रहेगा जो अपकमिंग 31 मार्च आएगी उसके बाद तो उसको अपना आईटीआर भर के वही पोर्टल पे सबमिट करना होगा। इन्वेस्टमेंट कैलकुलेट करने में दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि अगर मेरे 4 यूनिट है पूरे देश में, एक बड़ौदा में है, एक बॉम्बे में है, एक एमपी में है और एक वेस्ट बंगाल में है, तो और ये चारों जीएसटी यूनिट का पान नंबर एक ही है, तो ये क्या चारों जीएसटी का अलग अलग लेना पड़ेगा कि चारों का मर्ज करके एक कलेक्टिव ट्रीटमेंट देनी पड़ेगी। तो दोस्तों मैं बता देता हूँ कि ये जो चारों यूनिट हो गए वो उसका जो इन्वेस्टमेंट है ये पान बेस्ड है होगा, कि मतलब उसका चार अगर यूनिट का पान नंबर एक ही है तो उसका एक ही पान नंबर, मतलब एक ही इनकम टैक्स रिटर्न फाइल हुआ होगा और उस हिसाब से उसका इन्वेस्टमेंट कैलकुलेट होगा और उस हिसाब से उसका डिसाइड होगा कि ये माइक्रो है, स्मॉल है या मीडियम एंटरप्राइज है। तो आगे देखते हैं कि इन्वेस्टमेंट में क्या क्या इंक्लूड करते हैं, क्या क्या एक्सक्लूड करते हैं। इन्वेस्टमेंट में जो भी हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, ये इन्वेस्टमेंट सिर्फ और सिर्फ प्लांट एंड मशीनरी के लिए ही है। तो मतलब ये जो इन्वेस्टमेंट होगा, या किसी जगह पे मैं प्लॉट लेता हूँ और उस पर मैं प्लांट एंड मशीनरी डाल के प्रोडक्शन चालू करता हूँ, तो ये लैंड और बिल्डिंग मतलब प्लॉट की वैल्यू इन्वेस्टमेंट की वैल्यू में ऐड नहीं होगी। उसी के साथ फर्नीचर्स और फिक्सचर्स की भी वैल्यू उसमें ऐड नहीं होगी। प्लांट एंड मशीनरी इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी जो होगा वो जो डिफाइन हुआ है वो इनकम टैक्स रूल्स 1962 में जिस हिसाब से डिफाइन हुआ है वही चीजों को हमें अंदर लेना होगा। फिर आगे देखते हैं कि क्या हमें ये जो प्लांट एंड मशीनरी दिखाएंगे तो क्या उसमें हम जीएसटी वैल्यू भी ऐड करेंगे? नहीं, जीएसटी हमें जो भी चार्ज हुआ होगा 18% हुआ होगा वो हमको एक्सक्लूड कर 18% या कोई और रेट एप्लीकेबल हो तो उस हिसाब से वो जीएसटी का वो रेट हमें एक्सक्लूड कर देना। मतलब 100 रुपीज को ही हमें प्लांट एंड मशीनरी के इन्वेस्टमेंट में हमें लेने होंगे। और क्या कोई और भी कोई स्पेसिफिक एक्सक्लूजन है? हाँ, ये एक एक्सक्लूजन है कि सेक्शन 1 एमएसएमई के सेक्शन 1 का जो एक्सप्लेनेशन 1 है सब सेक्शन 1 का, उसमें एक एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है कि ये चीजें हमें एक्सक्लूड करनी है। ये चीजें क्या क्या चीजें है वो ये मैं आपको दिखा देता हूँ। ये चीज में होगा एक कॉस्ट ऑफ पॉल्यूशन कंट्रोल, रिसर्च डेवलपमेंट, इंडस्ट्रियल सेफ्टी डिवाइस का जो भी कॉस्ट होगा, सच आइटम्स शुड बी अवॉइडेड एंड वो हमें एक्सक्लूड करना होगा। तो मतलब ये इन्वेस्टमेंट हम कैलकुलेट करते हैं तो ये 2-3 चीजें। पहली चीज है कि ये एग्जिस्टिंग एमएसएमई के लिए आईटीआर फाइल करो, न्यू एमएसएमई के लिए तो सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म भरो और अगले साल से आईटीआर भर दो। फिर जो भी 5 यूनिट हो गए, अगर उसका पान नंबर सेम ही है तो सबका इन्वेस्टमेंट एक ही काउंट किया जाएगा और सबका अलग अलग काउंट नहीं होगा। ये मतलब हमें मर्ज करके एग्रीगेट वैल्यूज कंसिडर करना पड़ेगा। उसमें लैंड एंड बिल्डिंग नहीं आएगी, फर्नीचर फिक्सचर्स नहीं आएगा, सिर्फ और सिर्फ प्लांट एंड मशीनरी की जो बेसिक वैल्यू होती है, टैक्सेबल वैल्यू होती है, वही हमें कंसिडर करनी पड़ेगी। जो जीएसटी की जो वैल्यू होगी वो हमें एक्सक्लूड कर देनी पड़ेगी। ये कंसेप्ट थोड़ा बहुत नहीं 100% इनकम टैक्स के डेप्रिसिएशन में भी यही कंसेप्ट है कि हमें जो डेप्रिसिएशन लेना है वो हमें 100 रुपीज पे ही लेना है। हम 118 पे डेप्रिसिएशन कैलकुलेट नहीं करते उस हिसाब से। और ये जो पीछे कुछ नीचे चीज है कि ये पॉल्यूशन कंट्रोल वाला, रिसर्च और डेवलपमेंट वाला, इंडस्ट्रियल सेफ्टी डिवाइस वाला, ये सब कॉस्ट है वो हमें एक्सक्लूड कर देना होगा। चले दोस्तों, अब देख लेते हैं कि टर्नओवर कैसे कैलकुलेट करते हैं। टर्नओवर कैलकुलेट करने में भी ये इन्वेस्टमेंट जैसी ही एक कंडीशन है कि ये जो भी टर्नओवर कैलकुलेट होगा वो पान बेस्ड कैलकुलेट होगा, ना कि जीएसटी नंबर के हिसाब से। मतलब मेरे 4 यूनिट हो तो मेरा 4 यूनिट का अगर एक ही पान है तो 4 यूनिट का एग्रीगेट करके ही टर्नओवर होगा वो कैलकुलेट होगा।
उसके बाद है कि टर्नओवर में हम क्या क्या चीज़ इंक्लूड करते हैं और क्या एक्सक्लूड करते हैं। इंक्लूड में तो सभी मतलब टोटल टर्नओवर ही इंक्लूड होगा, और उसमें एक्सक्लूड होगा ये एक्सपोर्ट टर्नओवर। मतलब मेरा 250 करोड़ का टर्नओवर है और उसमें से 50 करोड़ एक्सपोर्ट किया हुआ है, तो 50 करोड़ सीधा डिडक्ट हो जाएगा और मेरा टर्नओवर एमएसएमई की डेफिनेशन के हिसाब से होगा मेरा टर्नओवर 200 करोड़। ये एक अच्छी चीज़ है। पहले जो भी एमएसएमई की डेफिनेशन थी उसमें ये क्राइटेरिया एप्लीकेबल उसमें ये क्राइटेरिया एप्लीकेबल नहीं था, और जो लेटेस्ट डेफिनेशन आई थी और ना कि ये वाली, तो उसको उसी को अपडेट करने के लिए ये वाली डेफिनेशन आई, और स्पेसिफिकली एक्सपोर्टर्स को बेनिफिट। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यही चाहती है कि आप एक्सपोर्ट करें, और एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए हमने मतलब गडकरी जी ने ये स्पेसिफिकली एक्सपोर्ट को एक्सक्लूड किया है। उसके बाद है कि ये एग्जिस्टिंग एंटरप्राइज हो तो उनका टर्नओवर कैसे देखते हैं कि उनका टर्नओवर उनके लिए मैंडेटरी है जीएसटी नंबर और इनकम टैक्स नंबर, और इनकम टैक्स और जीएसटी में हमने जो भी टर्नओवर शो किया है उसका लिंक करके उनका टर्नओवर देखा जाएगा। और जो न्यू है तो न्यू को तो फिर से वही कि अगर 3 आईटीआर फाइल नहीं किया होगा तो उसका सेल्फ डिक्लेरेशन के हिसाब से होगा, और अगले साल से मतलब 31 मार्च 2021 से उनको फिर पान और जीएसटी कंपलसरी हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं कि ये रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में क्या क्या करना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में जो भी ये एक नया पोर्टल है उद्यम रजिस्ट्रेशन पोर्टल, उसमें एक फॉर्म दिया होगा, वही फिल करना पड़ेगा, और ये फॉर्म फिल करने की कोई फीस नहीं है। मतलब बिना किसी फीस भरे हुए ये एंटरप्राइज जो भी रजिस्टर करना चाहती है ये फॉर्म भर के रजिस्टर कर सकती है। रजिस्ट्रेशन में क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, अगर प्रोप्राइटरशिप फॉर्म हो तो प्रोप्राइटर का आधार कार्ड चाहिए, पार्टनरशिप हो तो मैनेजिंग पार्टनर का आधार कार्ड चाहिए, एचयूएफ हो तो कर्ता का आधार कार्ड चाहिए, और कंपनी एलएलपी कोऑपरेटिव सोसाइटी या ट्रस्ट हो तो कंपनी का जीएसटी, ये इन सभी चीज़ों का जीएसटी नंबर, जीएसटी रजिस्ट्रेशन नंबर और पान कार्ड, और उसी के साथ ऑथोराइज सिग्नेचरी का आधार कार्ड चाहिए। ये फॉर्म में काफ़ी ऐसी चीज़ें होगी, अगर उस टाइम पे आपका पान नंबर नहीं है तो ये सभी चीज़ें आपको सेल्फ डिक्लेरेशन बेसिस पे भरनी पड़ेगी। और ये सभी एंटरप्राइज एक से ज़्यादा उद्यम रजिस्ट्रेशन नहीं ले सकती, और ये जितनी भी एक्टिविटी करेगी मैन्युफैक्चरिंग या सर्विस और या दोनों, तो वो सभी पोर्टल पे आपको स्पेसिफाई करनी पड़ेगी, और टाइम टू टाइम उसको आपको अपडेट करता रहना पड़ेगा कि ये अभी हम करते हैं या नहीं करते। और आपने इसमें कोई भी सेल्फ डिक्लेयर्ड फैक्ट्स रॉन्ग दिए हुए सबमिट किए हैं तो आपको सेक्शन 27 के हिसाब से आपको पेनल्टी लगेगी। चलिए दोस्तों, अब देखते हैं कि जो आपका जो स्टेटस मिला है, आपकी एंटरप्राइज का जिस स्टेटस में क्लासिफिकेशन हुआ है, चाहे या वो माइक्रो हो, स्मॉल हो या मीडियम हो, तो उसमें कुछ अपडेशन हो सकता है, या कई बार ऐसा हो सकता है कि आप माइक्रो से स्मॉल में जा सकते हो, स्मॉल से मीडियम में जा सकते हो, या फिर उल्टा भी हो सकता है, उसको डाउनवर्ड क्लासिफिकेशन बोलते हैं। और जो सीधा जाए माइक्रो से स्मॉल, स्मॉल से मीडियम, तो उसको हम अपवर्ड क्लासिफिकेशन बोलते हैं। तो ये अपवर्ड क्लासिफिकेशन होता कैसे है? आपको ये जो उद्यम पोर्टल है उस पोर्टल पे हर साल आपको जीएसटी और इनकम टैक्स की या फिर एनी सेल्फ डिक्लेरेशन में इंफॉर्मेशन इन केस ऑफ न्यू एंटरप्राइज आपको जो डिटेल है वो अपग्रेड करनी पड़ती है। उसके हिसाब से आपको क्लासिफिकेशन मिलता है कि अगर आप सपोज पहले माइक्रो में क्लासीफाई हुए हो और अब आपका टर्नओवर 5 करोड़ से ज़्यादा हो, तो फिर आपको बाय डिफॉल्ट आपको स्मॉल में क्लासीफाई कर दिया जाएगा। पर वो कब क्लासीफाई होगा, तो यही हम डिस्कस कर लेते हैं कि ऑन अपवर्ड क्लासिफिकेशन, मतलब आप माइक्रो से स्मॉल से मीडियम जा रहे हो, तो आपको ये क्लासिफिकेशन में अगर इस साल मैंने रजिस्ट्रेशन करवाया है और मैंने ये जो टर्म्स जो भी ये हुई है, और मतलब ये टर्म्स है इन्वेस्टमेंट और टर्नओवर की, वो मैंने ब्रीच की है, तो मतलब और इस कारण से मेरा जो भी रिक्लासिफिकेशन हुआ है
तो एंटरप्राइज को जो ये अपना ये पुराना जो क्लासिफिकेशन है वो रजिस्ट्रेशन वाले साल तक और इसको एक और साल तक वही कंटिन्यू करना पड़ेगा और उसके बाद से उसको जो नया क्लासिफिकेशन है उसका बेनिफिट मिलेगा। और अगर मेरा है ये डाउनवर्ड क्लासिफिकेशन होता है, मतलब मैं मीडियम्स में स्मॉल में जाता हूँ या स्मॉल से माइक्रो में जाता हूँ, तो ये इफेक्ट कब होगी? ये इफेक्ट कब होगी कि अगर मेरा इस साल अभी मुझे ये जून महीने में मुझे पता चला है कि मेरा जो है ये स्मॉल से माइक्रो हो जाएगा, तो ये मुझे 31 मार्च 2021 तक तो मुझे ये स्मॉल का ही कंटिन्यू करना पड़ेगा। पर मुझे 1 अप्रैल 2021 से मैं माइक्रो में रिक्लासिफिकेशन हो जाऊंगा और मुझे उस तरह के माइक्रो के बेनिफिट मिलेंगे। मतलब स्मॉल मतलब ये डाउनवर्ड क्लासिफिकेशन में क्या है कि जो मेरा स्टेटस है, करंट स्टेटस है, वो मुझे सिर्फ एक ईयर तक कंटिन्यू करना पड़ेगा। मतलब एक ईयर भी नहीं, मतलब मेरा जो ईयर चल रहा है उसके 31 मार्च उसका जो भी 31 मार्च आएगा उस तक कंटिन्यू करना पड़ेगा। और नए साल की मतलब 1 अप्रैल से जो भी मेरा रिक्लासिफाइड जो भी कॉन्सिक्वेंस स्टेटस है वो अप्लाई होगा। हाँ जी दोस्तों, तो चलो ये आखिरी पार्ट देख लेते हैं कि इसमें क्या है कि गवर्नमेंट ने काफी सारे कंट्रोल रूम क्रिएट किए हैं और एक सिस्टम तैयार किया है कि ऑफिस ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई एंड इंक्लूडिंग द डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट उनको सिंगल विंडो सिस्टम के लिए की तौर पर काम करना पड़ेगा, जिससे क्या है कि लोगों की जो भी एमएसएमई के रिलेटेड जो भी ग्रीवियंस रहेगी वो सॉल्व उस विंडो से होगी। फिर डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर डीआईसीस को भी उसी सिंगल विंडो फैसिलिटेशन सिस्टम में उनके जो भी डिस्ट्रिक्ट है उसमें काम करना पड़ेगा। ये पर्टिकुलरली एक डिस्ट्रिक्ट के लिए है। और ये पॉइंट में क्या है कि अगर किसी को कुछ ग्रीवियंस है उद्यम रजिस्ट्रेशन में किसी कारणवश कि अगर उसका आधार कार्ड नहीं है तो फिर उसका रजिस्ट्रेशन किस तरह से होगा, तो उसके लिए एक सिंगल विंडो सिस्टम क्रिएट किया गया है कि आप कैसे उसको उस ग्रीवियंस को आप रिड्रेस कर सकते। तो ओवरऑल क्या है कि ये एमएसएमई वाले पूरे अपडेट में ये एमएसएमई वाला पूरा अपडेट 5-6 पॉइंट का है। पहला पॉइंट क्या है कि उनमें उसने क्लासीफाई किया है कि माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज किस तरह से बने हैं, मतलब उसका टर्नओवर क्या है, 1 करोड़ इन्वेस्टमेंट 5 करोड़ टर्नओवर, फिर स्मॉल में 10 करोड़ इन्वेस्टमेंट 50 करोड़ टर्नओवर, फिर मीडियम में 50 करोड़ इन्वेस्टमेंट और 250 करोड़ टर्नओवर, इस हिसाब से क्लासीफाई किया है। फिर उसमें कैसे आप इन्वेस्टमेंट कैलकुलेट करते हो, कैसे आप टर्नओवर कैलकुलेट करते हो, कैसे आप नया रजिस्ट्रेशन हो तो आप कैलकुलेट करते हो, ये सब दिया हुआ है। और इसी के साथ मेरा ये प्रेजेंटेशन खत्म होता है। अगली बार भी मिलेंगे और किसी और टॉपिक पे बात करें। तब तक ये आप किसी डाउट या कोई भी क्वेरी हो तो ये मेरा ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर है, आप उस पर आपकी ग्रीवियंस वहाँ पे रिड्रेस होगी। थैंक यू, चलो मिलते हैं अगले वीडियो में।